बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हम अपना पेपर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज तवज्जो करेंगे। प्लीज 100% अटेंशन इधर देंगे। आज हम अपना पेपर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आपको टाइमिंग्स आपकी अंदाजा हो गया होगा कि आपकी टाइमिंग यही रहेंगी कि आप 1:30 बजे क्लास स्टार्ट होगी। प्लीज 1:30 बजे ही आना है यार। ये जो आप 1:30 बजे से लेट आ रहे हैं ना, ये मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अब मेरे लिए इसको टॉलरेट करना मुश्किल हो गया है। मैंने इस चक्कर में कि मैंने अब नरमी दिखानी है, ज्यादा गुस्सा नहीं करना, सख्ती नहीं करनी, आप लोग उस लिनियंसी का बहुत नाजायज फायदा उठा रहे हैं। फिर वापस मुझे मजबूरन सख्ती की तरफ आना ही आना। ठीक है। प्लीज मेरे थोड़ा बोलने को ज्यादा समझें और लेट आना बंद कर दें। 12:30 अपना टारगेट रखे, मैंने क्लास में पहुंचना है। मैं 11 बजे इंशाल्लाह टारगेट रखूंगा, मैं क्लास में पहुंचूँ। मैं 5-7 मिनट लेट हो सकता हूँ यार, आप नहीं लेट हो सकते। ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज, 1:30 बजे ही क्लास स्टार्ट होगी। अभी क्लास की टाइमिंग थोड़ी इंक्रीज कर देगी ऑफ कोर्स, यानी घंटा घंटा से थोड़ा डेढ़ डेढ़ सवा सवा डेढ़ डेढ़ घंटे की तरफ, ताकि 7:30 तक आपकी क्लास, ये टारगेट ये नहीं है 7:30 तक क्लासेस लेके जानी है, टारगेट ये है कि 7:30 से पहले पहले क्लासेस कंप्लीट हो जाएं। ठीक है। तो वो लेकिन काम करने के लिए, बेहतर तैयारी कराने के लिए क्लास का टाइम थोड़ा एक्सटेंड होगा। एक चीज, नमाज की ब्रेक जो होती है, जैसे ना नमाज में आपने 10 मिनट लगा दिए नमाज के बहाने, वो नमाज बहाना भी तो बनता जा रहा है, बाहर खड़े होकर गप्पे मारनी शुरू कर दी। तो उसको कंपनसेट करना कि क्या 7:30 छुट्टी हो जाएगी। यस, हर वो बच्चा जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा अपने टेस्ट के अंदर, जो अपनी क्लास में गुड परफॉर्मेंस दिखा रहा होगा, उसकी 7:30 से पहले पहले इंशाल्लाह छुट्टी हो जाएगी। जिसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी वो नहीं 10 बजे तक घर जा रहा है, ये ज़हन में रखना। ठीक है। मैंने कहा था 1 महीना अभी आपकी मैथ्स चलती रहेगी। मैं चाहता हूँ मैथ्स थोड़ी सी और पढ़ लें आप, जितना मार्जिन मैथ्स को मिल सकता है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, जितना मार्जिन मैथ्स को दिया जा सकता है, वो दरमियान में आपके मैथ्स की क्लास होती रहेगी। जो कोई क्लास बीच में ऐसी है कि नहीं लेता, उसमें उसकी वहीं पे रेमेडियल हो जाएगी। रेमेडियल का मतलब है जिसमें बैठ के आप रिवीजन कर रहे हैं। ये वही बच्चे के लिए है जिसका यहाँ को पीछे से लेसन देखे ना, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, उनको भी तो कुछ कराना है ना हमने, उनका पिछला काम कराना है। तो वो रेमेडियल में, वो बच्चा जिसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है वो रेमेडियल में बैठता रहेगा। ठीक हो गया। एंड फाइनली द लास्ट थिंग, वो बच्चा जो परफॉर्म नहीं कर रहा होगा वो घर नहीं जाएगा, उसकी इधर ही रिवीजन कराएंगे, बार बार लिखवाएंगे, बार बार पढ़ाएंगे, अच्छा परफॉर्म करते रहे, टाइम पे घर जाते रहे। ठीक हो गया। साइंसेज वाले बच्चे, अभी कोई साइंसेज वाला आया तो नहीं है ना? अभी नहीं आया। साइंसेज वाले बच्चों की भी 1:30 बजे क्लासेस स्टार्ट होंगी, और उनकी पैरेलल क्लासेस वही 9 बजे तक चलेंगी। 9 बजे तक से मुराद क्या है, मैं चाहता हूँ 1:30 से 7:30 8 बजे तक क्लासेस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो 2 घंटे हैं वो सिर्फ 2 या 3 घंटे उन बच्चों को दिए जाएं जो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। ठीक है। कोई कंफ्यूजन? वी क्लियर ऑन दिस? P2 आज हम इस्लामिक का स्टार्ट कर रहे हैं। P2 में क्या होता है? P1 की तरह का ही है जी। प्रिंट आउट नहीं मिला आपको? ये पड़ा हुआ प्रिंट आउट। इसको भी कंप्लीट नहीं मिला? आपके पास है बेटा, ये काम छोड़ दो ना, अभी इस्लामियत करें। किसके पास नहीं है? और फहद को बोलना है इसकी 3-4 कॉपियां कर दें बच्चों को देने के लिए। और जो ये लाइट गई हुई है, अब अल्लाह दे दो वापस। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल? ऊपर बच्चे अभी नहीं आए, उनको जरा देख के आइए कौन। हाँ, मैं सर बाद में आपसे उससे डील कर। ये बेटे अभी लाइट आएगी जब तब आएंगे। इधर इधर तवज्जो, इधर तवज्जो। P1 की तरह P2 में भी 2 सवाल, पहले वही तरीकाकार है। आपको क्या करना है, एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, बाद में 14 14 मार्क्स के 3 क्वेश्चन करने हैं। टोटल कितने हो गए? 4। टोटल कितने हो गए? आएंगे कितने आपके पास सवाल? 5। एक सवाल की आपको आगे चॉइस होगी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, वही 10 मार्क्स का जो एक सवाल है 8 मार्क्स का, मैं लिख देता हूँ। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 से लेके आगे ऑनवर्ड जितने भी आपने क्वेश्चन करने हैं, वो कितने क्वेश्चन कितने का है? 14 मार्क्स। इसके अंदर मैं क्वेश्चन 1 और 2 स्पेसिफिकली आपको आज पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन 1 और 2 का मैंने आपके सामने एक टेबल बना दिया। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों के अंदर कंपलसरी होता है, पहले ये समझ लें। क्वेश्चन 1 और 2 दोनों कंपल्सन, इनका आप छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, ये करने ही पड़ेंगे क्वेश्चन 1 और 2। अब क्वेश्चन ये रजिस्टर पे आपने इसी तरह ड्रॉ करना है टेबल, ठीक है। क्वेश्चन 1 और 2 P2 के कंपलसरी हैं, इनसे कोई गुजारा नहीं। दूसरी बात इनके बारे में ये देख लीजिए, क्वेश्चन 1 P1 के क्वेश्चन 1 की तरह 8 मार्क्स का होता है, और क्वेश्चन 2 P1 के क्वेश्चन 2 की तरह 14 मार्क्स का होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी ए पार्ट होता है 4 मार्क्स का,
और बी पार्ट होता है 4 मार्क्स का। और इसके अंदर क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन ए पार्ट होता है क्वेश्चन 2 में 10 मार्क्स का, और बी पार्ट होता है 4 मार्क्स का। मैंने क्वेश्चन 2 के साथ 3, 4, 5 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन 2 और 1 कंपलसरी है, मैं अभी पढ़ाना ये स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन 3, 4 के साथ इसकी क्या कॉमन चीज आ जाती है, व्हाट इज कॉमन विद दिस, कि वो भी 10 मार्क्स और 4 मार्क्स के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। P1 के क्वेश्चन 1 की तरह जो इसका क्वेश्चन 1 है, उसके अंदर 4 मार्क्स क्या होता है, ये कुरानिक पैसेजेस के सवाल है, सॉरी हदीस पैसेजेस के सवाल है। P1 में कुरानिक पैसेजेस होते हैं, और P2 में भाई साहब, सर ये रास्ता, अच्छा जी बेटे, नहीं नहीं बेटे, सारा P2 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो रहा है। P1 का जो क्वेश्चन 1 है उसमें कुरान के पैसेजेस होते हैं, P2 के क्वेश्चन 1 में हदीस के पैसेजेस होते हैं, जिनका प्रिंट मैंने अभी आपको दिया है। ठीक है। कुरान के पैसेजेस का P1 के वक्त दिया था, आपको प्रिंट आउट नहीं मिला। अब अभी शेयर कर लें, लाइट ऑफ होगी, अब थोड़ी देर बाद कॉपी निकल आएगी, ये पड़ा हुआ 20 हदीसें हैं बेटे, ये 3 पेजेस हैं। शेयर कर लेंगे भी आप दोनों अभी, और प्रिंट आउट मिल जाएगा अभी आपको। 20 हदीसें हैं आपके पैसेज के अंदर, कितनी हदीसें हैं, 20। P1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 होता है हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान, और P2 के अंदर हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस चलती है। वो हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस से क्या मुराद है, वही कुरान में क्या था, वही कंपाइलेशन ऑफ कुरान। या याद है मैंने आपसे टेस्ट लेता था किस तरह से, कि पैसेजेस आते थे, पैसेजेस का सिर्फ यहाँ नंबर लिखा होता था या थीम लिखा होता था, आपको अपने पास से डिटरमिन करना होता। क्वेश्चन 2 के लिए बात कर रहा हूँ, आपको डिटरमिन करना होता था कौन कौन सा पैसेज है। इसके अंदर भी एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, कि क्वेश्चन नंबर 2 में या तो आपको हदीस की कंपाइलेशन पे सवाल आता है कि हदीसें इकट्ठी कैसे हुई हैं, या फिर इसके अंदर आपको थीम बताया जाता है, और आपको अपने पास से डिसाइड करना होता है कि कौन कौन सी हदीस इस थीम पे हमने पढ़ी हुई है। मैं आपको लिखवा दूंगा 3, 4 थीम्स, कि इन 3, 4 थीम्स के मुताबिक ये हदीसें बनती हैं, ताकि अगर उनमें से किसी थीम का सवाल आए तो आपको पता हो कौन कौन सी हदीस इसमें मैंने कोट करनी है। यहाँ देखो प्रॉब्लम, तो इसके अंदर सवाल 2 तरह का बन सकता है। कौन कौन सी तरह का, नंबर 1 कंपाइलेशन का, और नंबर 2 थीम बेस्ड। यहाँ देखो प्रॉब्लम, हदीस पैसेजेस में सवाल के 2 पार्ट्स होते हैं, और उन दोनों पार्ट्स में क्या होता है, हदीस पैसेज में हमेशा आपको क्या बताना होता है, नंबर 1 आपको उसकी थीम बतानी होती है, इंपॉर्टेंस बतानी होती है, यूं कह लें सिंपल एक्सप्लेनेशन देनी होती है आपको कि हदीस में हो क्या रहा है, बताया क्या जा रहा है हदीस के अंदर। या नंबर 2 आपको क्या करना होता है भाई, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देनी होती है। कुरान पैसेज में क्या होता था, आपको थीम बताना होता था, और इसके लिए बल्कि वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, टीचिंग। सवाल में क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है, टीचिंग्स, कि ये हदीस आपको क्या सिखाती है। उसमें क्या था, थीम था, दैट वाज आल्सो टीचिंग, ये इस कुरान की आयत से क्या सीखने को मिलता है। उसमें था एक्सप्लेनेशन होती थी उसकी, इंपॉर्टेंस कैसे होती थी, कि अगर आप इस बात पर बिलीव करें तो क्या होता है, बिलीव ना करें तो क्या होता है। इसमें होता है कि आपने बताना है कि इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करूंगा। मिसाल के तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने हाथ से काम, यानी मैनुअल लेबर करने वाला अल्लाह का दोस्त है। मिसाल के तौर पे यहां पर मैं तो खैर इस कैटेगरी में अपने आप को शामिल करता हूँ जरूर, अल्लाह का दोस्त होने के लिए। क्यों, मैनुअल लेबर भी तो है, आप देखे ना अपने हाथों से आपको थप्पड़ मारता हूँ ना। नहीं लिख रहा हूँ, नहीं बेटा मजदूरी की बात हो रही, किसकी बात हो रही, गुड 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 गुड, मजदूरी। मिसाल के तौर पे हम लोगों में से फहद भाई, या बाहर जो बंदा खड़ा है गार्ड, वो शहाब भाई या जवेद भाई, ये लोग मैनुअल लेबर कर रहे हैं, हमारी लेबर इंटेलेक्चुअल। नंबर 1 फर्क। नंबर 2 फर्क, हम लोग
ये काम पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे, वो लोग पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। दूसरा फर्क। इसलिए असल में मैनुअल लेबर में कौन कौन फॉलो करता है, कौन फॉलो करता है? शाहाब भाई और फहद भाई। आपके अब्बू की अगर मिसाल ले ली जाए, आपके अब्बू अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं तो उन्होंने भी तो कोई मुलाजिम रखे होंगे। जैसे ये इस भाई के अब्बू का एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, इसको देख के लगता नहीं है लेकिन है। इसके अब्बू का एक रेस्टोरेंट है, इसके अब्बू क्या वहां पर खुद वेटर बनते हैं? क्या सफाई वो खुद करते हैं? बाहर गार्ड वो खुद है? नहीं ना। उनकी जॉब इंटेलेक्चुअल है। कैसी जॉब है? इंटेलेक्ट बेस्ड है ना जॉब। कैसी जॉब है? मैनेजमेंट है उनकी जॉब। लेकिन उनके जो वर्कर्स हैं उनकी मैनुअल लेबर है। आप बताइए दोनों में से मुआशरा किसकी ज्यादा इज्जत करता है? जो इंटेलेक्चुअल जॉब कर रहा है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का दोस्त कौन है, अल्लाह को मोहब्बत किससे है? जो मैनुअल लेबर करता है। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आप क्या लिखेंगे? इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आप लिखेंगे कि हमें मैनुअल लेबर करने वालों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? होता नहीं है ऐसे। होता तो ऐसे पेरेंट्स, मैं यहाँ की मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लूं, तो पेरेंट्स यहाँ आके जो रिस्पेक्ट मुझे देते हैं वो रिस्पेक्ट मेरे वर्कर्स को नहीं देते। मैंने इसीलिए आपको पहले दिन से कहा हुआ है, बार बार बताता हूँ भाई, मेरे साथ आपकी हैंकी फैंकी में बर्दाश्त कर लेता हूँ, आपको चलो बच्चे हैं यार कह के मजाक बर्दाश्त कर लेता हूँ। आप इन वर्कर्स के साथ करेंगे, मैं ऐसी की तैसी फेर दूंगा आपकी। राइट? क्योंकि अल्लाह के दोस्त, अब मेरे मुझे जब से ये हदीस पता है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, मैं मजदूर का बहुत ख्याल रखता हूँ। मैं मजदूर के साथ इज्जत से पेश आता हूँ। मेरा जो बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है, वहां पर जो पांडी है उसको हम कहते हैं, वो जो उठाता है, बोझ उठा के लेके आता है, मैं बड़े एहतराम से उससे मिलता हूँ। क्यों एहतराम से मिलता हूँ? अल्लाह का दोस्त है। हालांकि उसको तमीज तमीज कोई नहीं होती, वो दो नंबरी करने की कोशिश भी करता होगा, मार्केट है, क्या चल सकता है। और अब्बू मेरे सही कहते हैं कि ये लोग ठीक तभी रहते हैं जब इनके साथ सख्ती से पेश आ जाए, फिर ही ये सही काम करते हैं। लेकिन नहीं यार, वो अपनी कब्र में उसने खुद जाना है, अपना हिसाब उसने देना है, उसने कोई गड़बड़ की है, मैंने अपनी कब्र में जाना, मैंने अपना हिसाब देना। तो मुझे उसके साथ खराबी, मेरे साथ अगर कोई ज्यादती करता है तो वो ज्यादती कब नहीं करेगा? अगर मैं उसका मुंह तोड़ूंगा तो वो मेरे साथ ज्यादती नहीं करेगा, डरेगा मेरे से। लेकिन नहीं यार, अल्लाह के रसूल ने मुझे इस तरह की तरबियत नहीं की है मेरी। तो वो मेरे साथ अगर कोई जुल्म ज्यादती कर बैठा है तो उसने अपना हिसाब देना है, मैंने अपना देना है। क्या असल में तो ये टेम्परेरी लाइफ है ना, क़यामत तो कहीं और है। आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ आई? कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लिखना गया कि आजकल हम क्या करेंगे, ये इस पे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे जितना आपका रियलिस्टिक अप्रोच होगी। जैसे आप कौन है? स्टूडेंट है। आप कौन है? आप ये वाली मिसालें नहीं देंगे जो मैंने आपको दी हैं। आप कौन सी मिसालें देंगे? मेड की मिसाल देंगे आप। आपने घर में मेड देखी होगी, आपने घर में, आपने किसी और ड्राइवर को देखा होगा, आप इनकी एग्जांपल देंगे कि इनके साथ कैसे रहना है, तमीज के साथ रहना है, कैसे रहना है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ आ गई? ये बेटा इन दोनों सवालों का फर्क है। अब इन दोनों सवालों को करने के लिए हम लोग तरीकाकार क्या इख्तियार करेंगे? मैंने आपको इस तरह का एक प्रिंट आउट दे दिया। यस, प्लीज सामने देखिए। इस प्रिंट आउट में ये 20 हदीसें सिलेबस के साथ अटैच्ड होती हैं। किसके साथ अटैच होती हैं? बोर्ड पे देखना जरा, किसके साथ अटैच होती हैं? उस जो सिलेबस के साथ अटैच होती है उस पर ये हमारा अकेडमी का लोगो नहीं लगा होता, लेकिन वो सिलेबस के साथ अटैच होती है। ठीक है। अब एक तरीका जो मैं पिछले साल मैंने अडॉप्ट किया था या उससे पिछले साल अडॉप्ट किया था, वो क्या था? इसी सीक्वेंस को फॉलो कर लेते हैं। लेकिन इस साल मैं एक नया तरीका अडॉप्ट करना चाहता हूँ। बंदा हर साल कुछ नया सीखता है ना। पिछले साल मैंने देखा एंड पे बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हो रहे थे कि जब थीम क्वेश्चन 2 में ये आ जाता था, क्वेश्चन 1 में आता है तो P1 के क्वेश्चन की तरह क्या होता है, पैसेज लिखा होता है, पैसेज की ट्रांसलेशन लिखी होती है, उसको पढ़ के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन 2 में आता है तब कोई पैसेज नहीं लिखा होता। हो सकता है क्वेश्चन 1 में जो 4 हदीसें आई हैं जिसमें से 2 करनी है आपने, हो सकता है क्वेश्चन 2 में उन चारों हदीसों से रिलेटेड सवाल ही ना हो, सवाल ही किसी और हदीस से रिलेटेड आ जाए, फिर क्या करेंगे? तो इसलिए इस दफा हम क्या करेंगे, पहली हदीस का थीम अंडरस्टैंड करेंगे, आप इनको कट करेंगे। क्या करेंगे? कट करके पेस्ट करेंगे। जैसे आप यहां से लेके यहां तक का हिस्सा आप लोग कट कर लेंगे। अभी आप अपने रजिस्टर पे जगह छोड़ेंगे, घर जाके ये काम करेंगे। आप ये पार्ट इतना कट कर लेंगे। कट करके आप, अब आपके पास इसमें हदीस का नंबर भी आ गया, ये आप पेस्ट करेंगे। मैं क्वेश्चन 1 जब सॉल्व करा रहा हूँ, हर क्वेश्चन 1 की एक्सप्लेनेशन के अंदर इसका थीम साथ मेंशन कर दूंगा। इस तरह से हदीस नंबर 1 के बाद मैं हदीस नंबर 2 सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि हदीस 1 का थीम कुछ और है और हदीस 2 का थीम कुछ
तो हदीस 1 के बाद जो थीम हदीस 1 में डिस्कस हुआ है उस थीम वाली हदीस को हम स्टडी करेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस? कोई कंफ्यूजन? आज हम हदीस 1 पकड़ने लगे हैं और उसको आप अपने पास अटैच करेंगे। आप लोग घर जाके इसको पेस्ट कर लीजिएगा अपने पास। जी जी, ये तो सिलेबस में वही 20 की 20 हदीसें उसी तरह से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कहना है सर से? जी बेटे। प्यारे बेटे, अगर आपने जो लिखे हुए हैं वो उतने ही अच्छे हैं जितने अच्छे ये हैं, तो फिर तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे ये ज्यादा बेहतर लिखा हुआ, लिख लेना आपने। ठीक है। ठीक है, लिख लो। क्या फर्क पड़ता है, याद हो जाएंगे। इस तरह से बेटे आपके पास ये हदीस आप पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप हेडिंग क्या डालेंगे? टीचिंग्स। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन 1, 4 पैसेजेस होते हैं, लिखा होता है फॉर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग राइट इट्स टीचिंग्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्या लिखा होता है? आप इसकी टीचिंग बताएं और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताएं। मैं आपके सामने टीचिंग्स की हेडिंग डाली और आपसे सॉल्व करने लगा हूं। एक चीज मैं न्यू बच्चों के लिए हाईलाइट कर दूं बेटे, पेपर में ना सवाल जब आता है ना तो किस तरह से आता है? क्वेश्चन नंबर ए में लिखा होता है टीचिंग्स, पार्ट ए में। ये नहीं लिखना बेटे, ये पार्ट ए जो लिख रहा हूँ, ये वाला लफ्ज नहीं लिखना आपने, अभी आ जाएगा। और पार्ट बी में लिखा होता है एप्लीकेशन। पेपर में क्या होता है? पार्ट ए में वो पूछते हैं टीचिंग्स और पार्ट बी में पूछते हैं एप्लीकेशन। पार्ट बी में क्या पूछते हैं? और फिर जो हदीसें लिखी होती हैं नीचे, वो किस तरह से लिखी होती हैं? हदीस नंबर 1, हदीस नंबर 2, हदीस नंबर 3, हदीस नंबर 4। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ये करते हैं कि पार्ट ए लिखते हैं। प्लीज तवज्जो करनी है काम पे, क्या करना है? तवज्जो। बच्चे उसकी हदीस नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट की है। बच्चे ये करते हैं कि वो क्लास में ऐसे लिखा होता है, टीचिंग लिखते हैं और फिर उसकी एप्लीकेशन लिखते हैं। क्या देखो प्रॉब्लम? बेटे लीगली एग्जामिनर इसको क्रॉस कर सकता है। लीगली एग्जामिनर इसको, आपने इस तरह से नहीं करना। आपने क्या करना है? आपने पार्ट ए स्टार्ट किया है, आपने 1 लिखा टीचिंग, अब आपने 4 में से कोई 2 की टीचिंग लिखनी है। जब 1 की टीचिंग आपकी कंप्लीट हो जाए, आप फिर दो दूसरी हदीस आपने सेलेक्ट की है टीचिंग के लिए, उसका नंबर लिखें। फर्ज करें मैंने पहली और तीसरी सेलेक्ट की है, अब मैं इसकी भी टीचिंग ही लिखूंगा। यहां तक को प्रॉब्लम? और फिर इसके बाद मैं पार्ट बी लिखूंगा। पार्ट बी क्या था? एप्लीकेशन। मुझे एप्लीकेशन की हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। जो हदीसें ऊपर सेलेक्ट की थी उन्हीं की मैं दोबारा एप्लीकेशन भी लिखूंगा। पहले एक ही एप्लीकेशन लिखी, फिर कोई कंफ्यूजन? आर वी क्लियर ऑन दिस? यानी पहले, और कुरानिक पैसेजेस में भी ऐसे ही था, पहले थीम लिखते थे फिर उसकी एक्सप्लेनेशन। सर खोल ले रजिस्टर सर। गुड। नहीं, उसमें भी इसी तरह पार्ट ए लिखेंगे, पहले उसकी इंपॉर्टेंस लिखेंगे, थीम और इंपॉर्टेंस, पहले उसकी थीम लिखेंगे पार्ट एक पैसेज की, फिर दूसरे पैसेज की थीम लिखेंगे। फिर पार्ट बी लिखेंगे, जिस पैसेज की पहले आपने थीम लिखा था उसकी इंपॉर्टेंस लिखेंगे। जी, कुरान उसमें भी ऐसे ही करना है। ठीक है बेटे। P1 और P2 दोनों में क्या करना है? P1 की जब बात करते हैं तो पहले दोनों पैसेजेस का थीम लिखते हैं, जो दो सिलेक्ट किए होते हैं 3 में से। फिर उन दोनों की इंपॉर्टेंस लिखते हैं, वो 3 में से 2 सिलेक्ट करते हैं उधर। और P2 के अंदर 4 हदीसों में से 2 सिलेक्ट करते हैं, तो पहले दोनों की टीचिंग लिखते हैं, फिर दोनों की एप्लीकेशन लिखते हैं। जी बेटे। पता नहीं आप क्या कह रहे हो, मैं जो कह रहा हूँ। जी बेटे, मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे ये करते हैं कि एक की टीचिंग लिखते हैं, साथ ही उसकी एप्लीकेशन लिख देते हैं, फिर दूसरे की टीचिंग लिखते हैं, उसकी एप्लीकेशन लिखते हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं करना। पहले दोनों की टीचिंग लिखनी है, फिर दोनों की एप्लीकेशन लिखनी है। जिनकी ये टीचिंग लिखी है उन्हीं दोनों की एप्लीकेशन लिखनी है। 4 हदीस है ना, ये ना हो हदीस 1 की आप टीचिंग लिख दें, हदीस 2 की टीचिंग लिखें, फिर हदीस 3 की एप्लीकेशन और हदीस 4 की एप्लीकेशन लिखें। ऐसा नहीं कर। वी गुड सो फार? सर समझ आ गई आपको? सुना भी है आपने मैंने क्या कहा? जो समझ आई कह रहे हैं? सुना है क्या कहा मैंने? तो पढ़ ले यार, तू नहीं पढ़ेगा तो जिंदगी में बर्बाद हो जाएगा।
तो हम हदीस नंबर 1 की टीचिंग पढ़ रहे हैं, तो आज पहले हदीस नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। कोशिश किया करें जरा अरबिक की थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। हदीस क्या है? जब हदीस इस तरह से लिखी हो बेटे, तो उसमें क्या लिखा होता है? अद-दीन नसीहा। जब इन्वर्टेड कॉमा है, इसका मतलब ये सीधा ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद-दीन नसीहा। दीन क्या है? नसीहत है। दीन क्या है? अंग्रेजी में उसने कहा है, रिलीजन इज सिंसियरिटी। सिंसियरिटी से क्या मुराद है? आप किसी के साथ लॉयल है, आप क्या है किसी के साथ। इसका मतलब है नसीहत जो लफ्ज है, नसीहत लफ्ज जो उर्दू का है, दैट्स नॉट जस्ट एडवाइस। वो एडवाइस को नहीं कहते, वो नाशह से लफ्ज निकला है, वो सिंसियरिटी को भी कहते हैं। और आपको नसीहत करने का हक किसको है? जो आपसे सिंसियर होता है। जो सिंसियर होता है वो आपको नसीहत करता है। इसका मतलब है कि आपको वो कोशिश करता है कि वो बात बताए जिसमें आपका फायदा है। किसका फायदा है? एप्लीकेशन में हमने करनी होती है ये काम। अभी आप देखिएगा हम कैसे करते हैं। अदीन नसीहा, दीन नसीहत है। कुलना, हमने कहा, लिमन, किसके साथ? अगर दीन सिंसियरिटी है, कुलना का मतलब है हमने कहा, तो हमने हमने पूछा, यानी कि किसके साथ ये सिंसियरिटी है? और किसने कहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिल्लाही, अल्लाह के साथ, वली किताबी ही, और उसकी किताब के साथ, वली रसूल ही, और उसके रसूल के साथ, वली अइम्मतिल मुस्लिमीन व आमतिहिम, और उनके साथ जो उनके लीडर अइम्मा है मुसलमानों के। कौन है? आप मस्जिद वाले मौलवी साहब की हदीस पढ़ाएंगे तो वो कहेंगे हम उलमा के साथ, अइम्मा इमामों के साथ। और हुकूमती कोई अरकान आपको ये हदीस सुनाएंगे तो वो कहेंगे हुकूमत के लीडर्स के साथ, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम। व आमतिहिम, और उनके जो आम लोग हैं, अवामुन नास के साथ। इसका क्या मतलब है? फिल्में देखते होंगे आप कभी ना कभी। उन फिल्मों में आपने देखा होगा, इंडिया की फिल्मों में स्पेशली, जब कोई पाकिस्तान के खिलाफ फिल्म बनती है, तो उसमें लाजमी एक करेक्टर होता है जो इंडियन होता है, लेकिन वो अपने स्टेट सीक्रेट्स पाकिस्तानियों को बेच रहा होता है, गद्दारी कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? उसके ऊपर दीन में क्या, दीन क्या है? दीन ये है कि वो गद्दारी नहीं कर सकता। यानी मेरी सिंसियरिटी सबसे पहले किसके साथ है? अल्लाह के साथ। कोई भी काम कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ? अपने लिए नहीं करना भाई काम। किसके लिए करना है? अल्लाह के लिए करना है। आपको कुरान और हदीस पढ़ानी है तो इसलिए नहीं पढ़ानी कि मुझे आपने कहना है वो सर बड़े नेक हैं यार, सर को तो बड़ा पता है। किस लिए? आप सोचें कितनी जल्दी ये हमला शैतान का होता है, कि शैतान फौरन दिल में ये ख्याल पैदा कराता है कि मैं ही ना लोकी कहन, मैं बड़ा नेक हूं, मुझे पीर साहब कहना शुरू करते हैं लोग। लेकिन आपकी सिंसियरिटी किसके साथ होनी चाहिए? अब मिसाल के कोई बात अगर मेरे हक में नहीं जाती, लेकिन अल्लाह के मेरे हक में नहीं जाती से यहाँ क्या मुराद है? मेरा बिजनेस इंपैक्ट होता है उससे, है, मेरी इज्जत में फर्क आता है उससे, हम्म? मेरी आदत, आप लोग मुझे बुरा समझने लगते हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म है, तो मुझे क्या अपने दीन की बात आपको ऐसे बतानी है कि मैं वैलिड लगने लगूं? आप समझ रहे हैं? अल्लाह के साथ सिंसियरिटी, बोले किताब ही, और उसकी किताब के आपको पता ना, हम कुरान की ट्रांसलेशन करते वक्त और इंटरप्रिटेशन करते वक्त जान की ऐसी ऐसी बातें निकालते हैं कि जिससे हम सच्चे साबित हो जाएं। जैसे आप देखें, उस्ताद क्या होता है भाई बच्चों के लिए? क्या होता है उस्ताद? बाप होता है ना। कहाँ से सीखा ये आपने? दीन में कहाँ से आई है ये बात? उस्ताद बाप है, ये दीन में कहाँ है? कहीं भी नहीं। एक हदीस है सिर्फ, जिसकी ऑथेंटिसिटी हाईली डाउटफुल है, और वो हदीस क्या है? इंसान के 3 बाप होते हैं, एक अपना बाप, एक उसका ससुर, और तीसरा उसका उस्ताद। इसके अलावा कहीं ये बात मौजूद नहीं। लेकिन आपको पता है, वो सारे असातिज़ा जो हर बात में कहते हैं जनाब इसको हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये बात कुरान से साबित नहीं है, ये हदीस बड़ी बढ़ चढ़ के सुनाते हैं। क्यों? मेरा फायदा है भाई इसमें। क्यों सुनाते हैं? मेरा फायदा है भाई इसमें। मैं जाती तौर पे आपको कह रहा हूँ भाई, कोई ये कुरान का हुक्म नहीं है, कोई ये हदीस में मौजूद नहीं है, लेकिन दीन ने कुछ अहकामात ऐसे जारी किए हैं कि जो आपकी कॉमन सेंस बेस्ड अहकामात है। जैसे अल्लाह ने कह दिया पाक चीजें खानी है, नापाक चीजें। अब कहीं कुरान में लिखा हुआ है कि बिल्ली का पेशाब पिया जा सकता है कि नहीं पिया जा सकता? लिखा हुआ है कहीं कुरान में? हदीस में है कहीं पे? पी सकते हैं हम लोग? हराम समझते हैं उसको पीना कि नहीं? क्यों? नापाक है।
भाई जिससे आपने कुछ सीखा है, जिससे आपने कुछ सीखा है, उसका अदब करेंगे तो उसकी बात आपके जहन पे बैठेगी, वरना उसकी बात आपके जहन पे नहीं बैठ सकती। मैंने आपको बताया, मैंने पिछले साल ये रियलाइज किया है कि दुरूद पढ़ने का हमें क्या फायदा होता है। पिछले साल 36 साल मुझे ये रियलाइजेशन नहीं हुई, मुझे 36 साल यही लगता रहा बस दुरूद पढ़ने से नेकियां मिलती हैं। पिछले साल रियलाइज हुआ है असल में जब आप दुरूद पढ़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार जिक्र करते हैं, तो जब भी जिक्र करते हैं कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी जहन में जगमगाती है। यानी बंदा जिसका जिक्र करता है उसका जहन पे ख्याल आता है, और जिसका जितना जिक्र करता है उसके जैसा उतना बनने की कोशिश नेचुरली करनी शुरू कर देता है। जो बंदा बार बार टॉम क्रूज टॉम क्रूज टॉम क्रूज करता रहेगा, वो अपना हेयर स्टाइल कैसा बनाने की कोशिश करेगा? टॉम क्रूज जैसा। वो बातें किस तरह ही करनी शुरू करेगा? जो हर टाइम ये बताता रहेगा मेरा अब्बा एनजे अजीत, मेरे अब्बा तो ये कर देते हैं, तो मेरे अब्बा तो वो कर देते हैं, वो खुद भी कैसा बनने की कोशिश करेगा? अब्बा जैसा। और जो रसूल का जिक्र करता रहेगा वो किस कैसा बनेगा? ये फायदा है। इसलिए आपने उस्ताद की इज्जत, मैं इसलिए क्लास में उस्ताद के एहतराम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और किसी भी उस्ताद पे, नॉट जस्ट मी, किसी भी उस्ताद पे। क्यों भाई? किसी और टीचर के साथ भी बदतहजीबी करें तो मैं लड़ाई करता हूँ आपके साथ के नहीं? यस। लेकिन आपको पता तो है ना। भूल गया? भूल गया? हाँ, नहीं 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 नहीं, याद कराऊं? तो आप किसी ऐसे टीचर के साथ भी बदतहजीबी दिखाएंगे जो मुझे बुरा समझता हो या बुरा कहता हो, तब भी मैं इसको काबिल कबूल आपके लिए नहीं समझती। मेरा उसका जाती मसला हो सकता, आप नहीं बीच में इन्वॉल्व होते। आप मेरा तज़किरा या मेरी तालीम का तज़किरा तभी करेंगे जब आप मेरा एहतराम करते होंगे, और अगर तज़किरा करेंगे तब वो आप पे असर करेगी ना। यस और नो? इसलिए आपको बार बार ये कहा जा रहा है भाई जो सीखा है दूसरों को सिखाना है, ताकि आपकी पर्सनैलिटी बेहतर हो। मेरा इससे कोई फायदा, यस आई नो, आज से 8-10 साल पहले मुझे ये ख्याल गुजरता था कि यार अगर ये मेरी किसी के आगे तारीफ करेंगे तो वो भी मुझे अच्छा समझेंगे। अब नहीं, अल्लाह का शुक्र, ये ख्याल गुजरता। अब क्या ख्याल गुजरता है? भाई मेरा नाम लिए बगैर आप मेरी तालीम और तरबियत आगे पहुंचाते रहे, आपकी इसमें बेहतरी हो जाएगी, आप बेहतर होते रहेंगे। और यहाँ मैं से मुराद फिर मेरा नाम क्यों नहीं लेना, फिर किसका नाम लेना? जो आपने अल्लाह और रसूल को मुझसे सीखा। मेरा वर्जन ऑफ अल्लाह और रसूल आपको लगता है गलत है, आप खुद ढूंढ लीजिए क्या वर्जन है अल्लाह और रसूल का, उस वर्जन का तस्करा करते जाइए। तो सिंसियरिटी पहली किसके साथ होगी? अल्लाह के साथ। दूसरी किसके साथ होगी? आपने देखा अब किताब कुरान की ऐसी ऐसी मैंने ट्रांसलिटरेशन जो लोगों से सुन ली हैं, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कुरान की आयत कहाँ से उठाते हैं, कहाँ फिट करा देते हैं। जो बंदा ये चाहता है ना कि उसके घर वाले पर्दा करें, वो आयत जो अल्लाह के रसूल की बीवियों के लिए नाजिल हुई है, वो आयत सबको बार बार सुनाता है, और जो औरत पर्दा नहीं करती उसको मारता है, कोड़े के साथ मारता है। और जो बंदा ये चाहता है कि औरतें पर्दा ना करें इतना स्ट्रिक्ट जितना स्ट्रिक्ट तालिबान कराते हैं, वो स्ट्रेट अवे इस बात पे जोर देना शुरू कर देता है, बार बार जोर दिलाता है कि भाई ये आयत खालिस्तन अल्लाह के रसूल की बीवियों के लिए थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किसी पर ये फिट नहीं हो सकती। देखा है दोनों लोग सेम आयत का कैसे इस्तेमाल कर। ला इकराह फिद दीन, दीन में कोई कराहत नहीं है, सख्ती नहीं है। इसी आयत का इस्तेमाल वो शख्स जो ये चाहता है कि साबित करे कि दीन, आप किसी को जबरदस्ती नहीं कह सकते इस्लाम कबूल करने का, इसी का इस्तेमाल करता है। और जो शख्स चाहता है जबरदस्ती सबको मुसलमान किया जाए, वो भी यही इसी आयत का इस्तेमाल करता है। और वो क्या कहता है? भाई दीन में दाखिल होने के बाद सख्ती नहीं है। ला इकराह फिद दीन है, दीन में आ गए हो अब सख्ती नहीं, लेकिन जब तक दीन में नहीं आए तब तक जहाद है तुम्हारे खिलाफ। आप देख रहे हैं सेम आयत को दो लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी सिंसियरिटी किताब के साथ है कि अपने फिरके के साथ है? जो आयत अपने फिरके के खिलाफ जाती है उसका तर्जमा ही बदल देते हैं। तर्जमा नहीं बदल पाते तो उसकी तफसीर बदल देते हैं, उसके लिए बातें गढ़ लाते हैं, सिर्फ साबित क्या करना है मेरा फिरका सही। हालांकि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? दीन किसके साथ है? किताब के साथ। भाई किताब पढ़ो। कौन सी किताब? खुदा की किताब। कौन सी किताब? आपके लिए कुरान है। यही तो प्रॉब्लम है, निकल सकते हैं लेकिन जब भी आप कोई मतलब निकालेंगे, मैं पूछूंगा ना यार ये मतलब तुमने कैसे निकाला, आप कहें अरबी टेक्स्ट दिखाएंगे ना, तो हम अरबी टेक्स्ट से आपने अगर एक कोई गलत मतलब निकाला है तो सही मतलब की तरह मैं पहुंच सकता हूँ कि नहीं पहुंच सकता? इसलिए मैं कह रहा हूँ यस दिस कैन बी द फर्स्ट स्टेप कि आप ट्रांसलेशन पढ़ें कहीं किसी की लिखी हुई, पर उठे ना रहो भाई, आगे बढ़ो। थोड़ा थोड़ा सही सीखो, उसको समझो कुरान कैसे बात करता है, क्या बात करता है। मैंने इसीलिए कहा मेरा तरीकाकार कुरान समझाने का, कुरान पढ़ने का आपको लगता है ठीक नहीं है, और परफेक्ट तो किसी का भी नहीं होता, तो आपने और खुद भी तो कोशिश करनी। जो बात मैं गलत कर रहा हूँ मुझे लगे सर आप इसका ये मतलब समझा रहे थे, इसका ये नहीं ये मतलब बनता, चलो मैं करेक्शन कर लूंगा।
अगर मेरी अगर मेरी सिंसियरिटी किताब के साथ है, मैं आपसे बहस करूंगा आगे से। लेकिन अगर मेरी सिंसियरिटी इस चीज पे कि मैंने साबित करना है, मेरे तो वो डालम कोई नहीं, फिर क्या होगा? फिर मैं लोगों को जा जाके कहूंगा यार ये कोशिश करो इसका कोई और मतलब निकाल के दिखाओ। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। एक साहब आए मेरे पास, उन्होंने कहीं क्लास में कह दिया कि जनाब लैलतुल कदर एक ही दफा थी जब कुरान नाजिल हुआ था, उसके बाद लैलतुल कदर ये हर साल आपको 27वीं मनाने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी बच्चे ने आगे बताया, मैंने कहा यार लेकिन वहां पर तो लिखा हुआ है तनज्जलुल मलाइकतु वरूह, तनज्जल तो सीगा है मुजारे का, उसका मतलब तो या ये हो सकता है कि आएंगे फरिश्ते नाजुल होंगे, या ये हो सकता है कि हर साल नाजुल होते हैं। तो अगर अल्लाह कह रहा है ये काम हर साल होता है, तो ये एक ही दफा कैसे होती है? लैलतुल कदर तो हर साल होती है। हाँ, ये हो सकता है कि 27वीं नहीं होती लाजमी, 21, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं कोई भी हो सकती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक ही दफा होती? तो मैंने खुद उस बच्चे ने आगे जाके उन सर से बात कर दी। मैंने देखा उन सर को, उन्होंने तीन चार लोगों को जिनका उनके ख्याल में जिनको अरबी की थोड़ी सेंस थी, उनको कहा मेरे सामने कि यार इसका कोई ऐसा मतलब निकाल के दिखाओ कि जिससे ये साबित हो कि ये एक ही दफा होती है लैलतुल कदर। अब बताएं सिंसियरिटी लैलतुल कदर के साथ है कि अपनी जात के साथ है? किताब के साथ है कि अपनी जात के साथ है? वली रसूल ही और किसके साथ? और मैं उस साहिब का नाम सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी सिंसियरिटी किताब की बजाय इस बात के साथ हो जाए कि मैं किसी को नीचा दिखाना चाहता हूँ। वली रसूल ही और रसूल के साथ। भाई एक चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित साबित हो गया। कोई बंदा जो, मैं अच्छा बैठा हूँ जी, मैं जॉब करता हूँ जी लेट्स से अमेरिका में, और जॉब भी कहाँ करता हूँ, किसी ज्यूज के बैंक में जॉब करता हूँ, और वहां ज्यूज मेरे रसूल के खिलाफ बात करते हैं या उनकी किसी आदत के खिलाफ बात करते हैं, तो मैं ही नहीं वो दौर और था ना, वो असल में अंडरस्टैंडिंग मैं इस तरह करूंगा। वो आपको वो मीम याद कराता हूँ। कहता हूँ दोस्त वो नहीं है जो आपके साथ चलता है लड़ाई के लिए। दोस्त कौन है? जब आप नहीं मौजूद होते हो और आपके बारे में कोई कुछ कहता है ना, तो वो उसको कैसे जवाब देता? मुझे जब आगे लोग ये बताते हैं ना सर वो फलां आदमी आपके बारे में ऐसे कह रहा था, तो मैं सुन के मुस्कुराता हूँ और आगे चल पड़ता हूँ। इस वजह से कि भाई तुम अगर मुझे आगे ये बता सकते हो कि मेरे बारे में किसी ने कोई गलत बात फैलाई है, तुम उसको जवाब भी तो दे सकते थे। तुम भी मेरे लिए सिंसियर नहीं हो, तुम सिर्फ मेरी आगे लड़ाई कराना चाह रहे हो। आप लोग लड़ पड़ते हैं कि नहीं ऐसे? कोई आपको आगे बताता है यार फलाने ने ऐसे कहा है तेरे बारे में, लड़ाई शुरू हो जाती है कि नहीं? तो मुझे जब कोई आगे ऐसे बताता है, मैं आगे से क्या करता हूँ? भाई अगर तुझे इतनी मेरी फिक्र है, मैं बहुत ही तुझे टेंशन है कि मैं मेरे बारे में किसी ने गलत बात कर दी है, तो तू उथे ओनू कहंदा भाई गलत कह रहे हैं आप सर, ऐसे नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। अदब के साथ कह देता, रिस्पेक्टफुली कह देता। तो मुझे आगे बता रहा है, उधर तो सुन ली है ना। इसका मतलब है यू आर नॉट सिंसियर विद मी, यू जस्ट वांट टू मजा लेना चाह रहा है दोनों की लड़ाई के। वी क्लियर ऑन दिस? यस और नो? यस। हमारी रसूल के साथ सिंसियरिटी का ये मतलब होता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम डिफेंड कर रहे हैं उनकी बात। जबरदस्ती डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही सच्चे। यू जस्ट थिंक अबाउट इट, यू विल फाइंड आउट अच्छा ये ऐसे नहीं ऐसे। यस और नो? फिर जो रसूल ने बात करी, मैं फिर वही जो लैलतुल कदर वाली आपको एग्जांपल दी, एक बात साबित होगी रसूल से, हु आर यू टू? आपकी आदत वो नहीं है, आप जबरदस्ती साबित करने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं रसूल ने ये ऐसे नहीं ऐसे था, नहीं ऐसे नहीं ऐसे था। नहीं भाई जो रसूल से साबित है वो साबित है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर आपकी सिंसियरिटी अपने लीडर्स के साथ होनी चाहिए। कौन से लीडर्स? अइम्मतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लीडर्स। कौन से लीडर्स? यहाँ इससे मुराद दोनों लिए जा सकते हैं, मजहबी लीडर्स भी लिए जा सकते हैं, गवर्नमेंट लीडर्स भी लिए जा सकते हैं। आपकी स्टेट, आपको अपनी स्टेट के साथ लाजमन सिंसियर होना, मुस्लिम स्टेट के साथ। और फाइनली अवाम नास के साथ सिंसियरिटी। आप वो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, कौन सी एग्जांपल दी मैंने आपको? जो इंडिया की फिल्मों वाली है। आप अपनी चंद पैसों के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी स्टेट के साथ गद्दारी करें और खुद दुबई में प्लाजे खड़े खड़े कर लें। ये हदीस पता लग गई? अब इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है? टीचिंग समझ आ गई पूरी? एप्लीकेशन क्या हो सकती है आप आज के दौर में क्या हो सकता है? मैंने आपके सामने जो बातें की वही एप्लीकेशन है। अपने किसी शख्स का एहतराम इतना ज्यादा नहीं हो सकता कि आप अल्लाह और उसके रसूल के सामने उसको खड़ा करें। आपकी जाती ख्वाहिशात भी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि अल्लाह और उसके रसूल के सामने खड़ी हो। हमारे यहाँ आमतौर पे ऐसा हो जाता है, हम अपने वालदेन को, यहाँ अपने टीचर्स को तो खैर कम ही होता है, वालदेन को जरूर ऐसा कर लेते हैं कि हम अल्लाह और रसूल के सामने खड़ा कर देते हैं।
आप कहेंगे कोई मेरी बात से इख्तलाफ करता है? सारे इत्तेफाक कर रहे हैं कि हम वालिदैन को अल्लाह और रसूल के सामने खड़ा कर लेते हैं। कोई है इख्तलाफ करने वाला तो हाथ खड़ा करे भी हम इसको। सारे इसका मतलब मानते हैं कि वाकई सर हम अल्लाह और रसूल के सामने अपने वालिदैन को खड़ा कर देते हैं। कैसे खड़ा कर देते हैं? एक बात पता है, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है, मेरे वालिदैन उसके बरखिलाफ करते हैं। उसके बावजूद हम वालिदैन के तरीके पे चलना शुरू कर देते हैं, अल्लाह और रसूल के तरीके पे चलने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, मिसाल के तौर, अब इसका क्या मतलब, वालिदैन से लड़ाई? नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आपका वालिदैन का एहतराम आप पे फर्ज, कुरान ने फर्ज कर दिया आप पे। किस तरह से? आपने देखा कि वालिदैन क्या करते हैं, जानवरों जैसा सलूक करते हैं। अगर आप आपके घरों में नहीं ऐसा होता, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी ने देखा कि वालिदैन जानवरों जैसा सलूक करते हैं मुलाजमीन के साथ, तो आप भी बड़े हो के ऐसे ही बनेंगे? नहीं, आपको पता होना चाहिए मेरे वालिदैन की ये गलती है, ऐसा नहीं करना। आपने देखा आपके वालिदैन दौलत के पीछे अपने बहन भाइयों से लड़ पड़े हैं, आप भी बड़े हो के ऐसे ही करेंगे? अरे नहीं, मेरे वालिदैन की यहाँ पे गलती है। क्या उनसे लड़ाई? नो, उनको उनका अपना मसला, आप ज्यादा से ज्यादा इस्लाह के लिए बता सकते हैं, बाबा मेरे ख्याल में ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। और छोड़े यार, पैसे ही हैं, खैर है, दोबारा कमा लेंगे। वी गुड ऑन दिस। आपने देखा वालिदैन, फर्ज करें आप में से किसी के अब्बा, खुदा ना खास्ता, आप में से किसी के वालिदैन में से कोई हराम कमाता है, खुदा ना खास्ता, मुझे यकीन है आप में से किसी के वालिदैन के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन फर्ज कर लेते हैं कि आप में से किसी के वालिदैन ने जबरदस्ती किसी के प्लाट पे कब्जा किया हुआ है, किसी के साथ दो नंबरी की है, नहीं यही मजाक बाद में कर लेना, इधर तो आप भी ऐसा करेंगे? नो, आप साबित उनको सच्चा करने की कोशिश नहीं करेंगे, लड़ाई भी उनके साथ। यार जो ध्यान दो ना, इसी तरह हम अपने आप को भी कर लेते हैं, खुद जो काम करते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल काफी दफा दी है, एक दफा फिर देता हूँ। एक आदमी के बारे में सुना है मैंने, वो कुरान भी पढ़ाता है, शराब पीता है, क्या करता है? शराब पीता है और चरस पीता है, और कहता है दिखाएं कुरान में कहाँ लिखा है कि ये हराम है। अब उसकी सिंसियरिटी किसके, और उसकी सिंसियरिटी या उसके बच्चों की सिंसियरिटी किसके साथ है? किताब और रसूल के साथ, या उस अपने बाप के साथ? आर वी क्लियर ऑन दिस? आप यही देख लीजिए, बल्कि एक बहुत बेहतर एग्जांपल मुझे जहन में आ गई। अक्सर को पता नहीं है ना। जी बेटे, नहीं बेटे, ये कमाई थोड़ी, बच्चे अपना कमा रहे होंगे, कमाई की बात तो नहीं हो रही। बेटे को कब, मुझे पता है आप किस मजाक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मेरी बात समझ लें अभी। जिस तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ अभी उधर जाते हैं। ये इस तरह के मजाक अच्छे नहीं होते। मैं मैंने कहा उनको तो नहीं पता ना वो शराब पीता है या चरस पीता है। उसकी इस बात को तो नहीं मान सकते ना। आप मेरी बात समझिए, वो इस बात को तो नहीं मान सकते ना कि ये जायज है। अल्लाह ने कह नहीं दिया कुरान में, वाकई कुरान में नहीं लिखा हुआ शराब और चरस हराम है, लेकिन क्या कुरान में ये नहीं लिखा हुआ नापाक चीजें हराम है और पाक चीजें जायज है? तो आप शराब और चरस को नापाक समझते हैं या जायज समझते हैं? पाक समझते हैं, नापाक है ना, तो फिर हराम हो गई। और आगे खमर का जिक्र है, अंगूर की शराब का जिक्र है, उससे इम्प्लीकेशन आ गई सब चीजें हराम है। क्योंकि हमें पता लग गया शराब क्यों हराम की है, नशे की वजह से, तो जो जो चीज में नशा है वो हराम हो गई। एक तरीका कार है ना चीजों को देखने का। मैं उसको जीरो से मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता। अगर वो कुरान की कोई अच्छी बात किसी को समझाता है तो वो तो उसकी बात जायज है, माननी पड़ेगी। वो तो कोई हिंदू भी हमें कुरान की कोई अच्छी बात समझा देगा, हम मानेंगे, माननी पड़ेगी। सही कह रहा भाई, वाकई कुरान में ऐसे ही लिखा, हम गलत पढ़ रहे थे। मैं जिस तरफ लाना चाह रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल देता हूँ, वो सबसे ज्यादा अच्छी एग्जाम्पल है, आप सब रिलेट कर पाएंगे। आपको पता है ना, अक्सर मर्द दूसरी शादी करना चाहते हैं, कम से कम कहते जरूर है, मजाक में ही सही। यस और नो, हाँ मैं भी कह देता हूँ। पता है ना आपको? आपको ये भी पता है ना, हमारे पाकिस्तान में अक्सरियत औरतों की ऐसी है जो ये दूसरी शादी के इंतहाई खिलाफ है। ये दोनों लोग कुरान की एक ही आयत कोट करते हैं, जहां पे लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम चाहो तो दो दो शादियां करो, तीन तीन करो, चार चार करो। जो मर्द नजर आते हैं वो यहां तक की आयत कोट करते हैं और कहते हैं देख लो, जब अल्लाह ने इजाजत दी है तो तुम कैसे रोक सकते हो। और जो औरतें हैं वो इससे अगले पार्ट को कोट करती हैं। अगर तुम उनमें इंसाफ करने के का डर रखो, अगर तुम्हें डर होगे तुम उनमें इंसाफ नहीं कर पाओगे, तो एक ही करनी है, एक से ज्यादा। आप देख रहे हैं सेम आयत को दोनों ने यूज, क्या दोनों ठीक कर रहे हैं? यस ठीक कर रहे हैं, लेकिन इस हदीस की रोशनी में देखते हैं, क्या वो दोनों एक दूसरे की इस्लाह के लिए ये बात कर रहे होते हैं या अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कर रहे होते हैं? ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो एप्लीकेशन क्या हुई इस हदीस की? हम हमेशा सिंसियरिटी दिखाएंगे अल्लाह, उसके रसूल, मुसलमानों की स्टेट और मुसलमानों के साथ। हम मुसलमानों के अगेंस्ट
या अल्लाह के अहकामात के अगेंस्ट किसी दूसरी स्टेट अपने जाती मफाद या लालच या पैसों के लिए किसी दूसरी स्टेट के साथ काम नहीं करेंगे। जैसा कि हमारे यहाँ पे हुआ, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका के कई एजेंट्स हैं पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं, और वो एजेंट्स कैसे काम करते हैं? अमेरिकन उन्हें पैसे देते हैं और छोटी मोटी मुखबरी करने के लिए। ये उनके लिए इस हदीस के मुताबिक बात दुरुस्त नहीं है। ये दीन नहीं है। ये दीन नहीं है। फलस्तीन में बड़े मुसलमान ऐसे होंगे जो इसराइलियों की जासूसी करते होंगे। ऐसे हुए होंगे लाजमी, पॉसिबल नहीं कि ना हुए हों। ये उनके लिए जायज नहीं है। एप्लीकेशन क्या हो गई? हम अपनी स्टेट के खिलाफ किसी दूसरी स्टेट की हेल्प नहीं करेंगे। बेटे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या जासूसी इन इट सेल्फ हराम है? नहीं, जासूसी इन इट सेल्फ हराम नहीं है। वॉरफेयर होता है, वॉरफेयर में ये चीज करनी पड़ती। दिस इज पार्ट ऑफ वॉरफेयर, जंग का ये हिस्सा। आप अपनी स्टेट के खिलाफ, मुस्लिम स्टेट के खिलाफ किसी गैर मुस्लिम स्टेट की हेल्प नहीं कर सकते, मैं ये कह रहा हूँ। अब यहाँ मुस्लिम स्टेट से मुराद आजकल के दौर की लीगली मुस्लिमाइज्ड स्टेट नहीं है। यहाँ इस्लामिक उम्मत की बात हो रही, मुसलमान उम्मत की बात हो रही। यहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात नहीं हो रही कि आप अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में मुखबरी नहीं करेंगे या पाकिस्तान के खिलाफ अफगान। यहाँ पे तो ये स्टेट फैक्टर आ गया। मैं मुसलमानों की उम्मत की बात कर रहा हूँ। जब मैं स्टेट वर्ड यूज कर रहा हूँ तो वो मदीना वाली रियासत की बात कर रहा हूँ जो ओरिजिनल थी। मैं इस्लाम, मैंने एग्जाम्पल्स कौन सी दी कि मुसलमान यहूदी को जासूसी करके नहीं बताएगा कि आपने मुसलमानों पर हमला कैसे करना। मुसलमान हिंदुओं को नहीं बताएगा कि आपने मुसलमानों पर कैसे हमला करना। वो फिर वॉरफेयर के अंदर फिर वो थोड़ी सी और दकीक चीजों में हम चले जाएंगे। जी। लिखेंगे कैसे अब इसको? एक ये वाली हदीस आज ही लिखेंगे, अगली हदीस इसके बाद हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमजा और आमना भी चले ज्वाइन कर लें, फिर ही बताता हूँ। चले, आमना की भी आ नहीं रही ज्वाइनिंग, आमना भी आ गई। बेटे आप लोग पता नहीं कब से कोशिश कर रहे हैं ज्वाइन करने की। आपके पास प्लीज सर सलमान का या अकेडमी का नंबर होगा। आप लोग जब ना ज्वाइन कर पा रहे हो, आपने उनको मैसेज या कॉल करनी है। मुझे लेट में कर दें, मैंने लेक्चर इतना सारा कर चुका हूँ और अभी तक आपको पता नहीं क्या उसमें से रिसीव हुआ क्या नहीं। प्लीज काम पे तवज्जो, वापस लिखना कैसे अब प्लीज इसको देख लेते हैं। सर अभी आपने क्या क्या कराया? मैं बेटे एक्सप्लेन किया है मैंने हदीस के क्वेश्चंस को कैसे डील करना, और मैं पहला लिखवाने वाला, पहला करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने ये लिखवाया कि एक सवाल आता कैसे पेपर में, ये लिखवाया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लो जल्दी से। ले लिया बेटे? सर ले लिया स्क्रीनशॉट। दिस हदीस, प्लीज काम पे तवज्जो, प्लीज काम पे तवज्जो। आप यहाँ प्लीज एक हेडिंग भी डाल लें। किधर जाना है? खैरियत है? ये मैंने बताया कि इस थीम के अंदर जो हदीसें आ रही होंगी हम पहले वो करेंगे। इंडिविजुअल कॉन्डक्ट, ये इनफरादी तौर पे एक इंसान को कैसे बिहेव करना चाहिए। दिस हदीस टॉक्स अबाउट द रोल ऑफ एन इंडिविजुअल। जी, पहली हदीस कर रहे हैं, ये देखें ऊपर जो पेश की, इन हिज और हर सोसाइटी।
द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज प्लीज तलहा, यार ये बात में ये देखें, बात से बात ये निकलती जाएगी, आप लोग बहुत फजूल बात पे लड़ रहे हैं। काम पे ध्यान दें। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज ब्रिलियंटली, एनकम्पास होता है किसी छोटी सी चीज में को बड़ी सी चीज कंप्लीट कर देना, किसी मैसेज को पूरे को कवर कर लेना। द होल ऑफ रिलीजन इन वन सेंटेंस। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज एक्सप्रेस्ड दैट इन एसेंस रिलीजन इस्लाम डिमांड्स सिंसियरिटी। यानी असल में रिलीजन इस्लाम क्या है, सिंसियरिटी डिमांड करता हूँ। टू बी अ मुस्लिम मीन्स टू बी sincere with Allah Almighty, His book of law, Quran, His prophet, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या क्या था जी, किताब ही वली रसूल ही वली इम्मतिल मुस्लिमीन, एंड दी मुस्लिम लीडर्स एंड द मुस्लिम नेशन। जी बेटे, कुरान का तो मैंने तस्करा किया है पीछे। चलें। अ, रेहान बता रहे हैं कि सर आपने पिछले साल जब ये लिखवाया था तो आपने कुरान के एक रेफरेंस भी दिया था, मैं वो रेफरेंस भी इधर ऐड करा देता हूँ। इट इज ऑल्सो found in Quran that Allah commands the Muslims to obey Allah, His Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the Muslim leaders। बेटा जिस आयत का ये हवाला है उस आयत में सिर्फ इन्हीं तीनों का जिक्र है। Until they obey Allah। एप्लीकेशन इसकी क्या हो सकती है?
The Muslims must remain united. They must see themselves as a nation. Any individual अभी क्या हाल है बेटे? मेरे से पूछ लो. Any individual must understand and believe that the needs of many supersede the needs of an individual. एक आदमी बेटे जब करप्शन करता है तो वो पता है क्या कर रहा होता है? वो अपनी जाति ख्वाहिशात पूरी कर रहा होता है कौम की ख्वाहिशात या कौम की जरूरियात को छोड़कर. तो नीड ऑफ मैनी पर नीड ऑफ वन को प्रेफर कर रहा होता. जब करप्शन कोई नहीं करता तो वो इस बात का ख्याल रखता है कि मेरी जरूरत से ज्यादा अहम है बाकियों की जरूरत. इसलिए हमें ये इंडिविजुअल बिहेवियर सिखाती हैं. जी. सुपरसीड. एवरीवन मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड इन लाइफ बट must remain loyal to the Muslim Ummah. एक सेकंड एक एग्जांपल दे लो बस. As majority Jews are to Israel. जी मैंने अभी भी अपनी तरफ से स्टूडेंट की लिखवाई है लेकिन आप बता दें पहली दफा पिछले दफा क्या एग्जांपल लिखाई थी. मैंने उसको इधर कवर कर दिया. एवरीवन मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड इन लाइफ. ये एज अ स्टूडेंट है. बट मस्ट रिमेन वहां पे क्या होता है आप जितना मर्जी कामयाब होते हैं यू आर स्टिल लॉयल टू. बचपन से सिखाते हैं आपने इसराइल के साथ रहना. इसराइल से दूर. आपकी इसराइल से कनेक्टिविटी होनी चाहिए. यू मस्ट बी लॉयल टू इसराइल. आप किसी भी फील्ड में कहीं पे भी हैं आपको इसराइल के तौर पे काम करना. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. किसी ने कोट की थी मुझे याद नहीं किसने. शायद साहिल अदीम ने कोट की थी किसी अपनी वीडियो में किसी इंटरव्यू में पता नहीं किसी ने कोट की थी कि एक दफा इनका कोई बड़ा रैबाई था वो अमेरिका गया. और अमेरिका गया था या इंग्लैंड गया था या ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात है या ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में से किसी की बात है. इन तीनों यूनिवर्सिटी में किसी की बात है. तो वहां पर एक प्रोफेसर उसने ना उसका 3 दिन का विजिट था तो 3 दिन उसको पूरी बहुत ज्यादा मुलाकातों का सिलसिला था ना. बहुत लंबी लाइन थी जो मुलाकात करना चाहती थी. और किसी को 4-5 मिनट देता था और आपको 2 दिन पहले बुकिंग करानी पड़ती थी अपनी. 5 मिनट से ज्यादा किसी से नहीं मिलता था. तो एक प्रोफेसर से मिलता है जी. तो एक प्रोफेसर से वो मिलता है वो हार्वर्ड कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है. पॉलिटिकल साइंस का शायद कुछ ऐसी इसकी पोस्ट होती है. और वो जब उससे मिलता है तो सबको वो 5 मिनट दे रहा होता है चाहे कोई मिनिस्टर है कोई somebody. 3 दिन का उसका बड़ा पैक्ड होता है. इसके साथ वो 1.5-2 घंटे बात करता रहता है. जब ये अंदर जाता है तो वो अगली मीटिंग के लिए बुलाते रहते हैं. ये कहता रहता है सबको वेट कराओ वेट कराओ वेट कराओ. ये उसके साथ काफी देर बैठता है. उसकी मीटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट यहाँ से होती है. वो प्रोफेसर ने ये बात कोट की अपनी किताब में लिखी है जिसको वो ये कोट कर रहा था और मेरे तक जो पहुंची. प्रोफेसर कहता है जी मैं जब छोटा था तो मुझे पता लगा था कि आप अमेरिका आ रहे हैं तो मैं यहाँ से अमेरिका गया था. एक लंबी फ्लाइट लेके अपनी सारी सेविंग्स को. मुझे आपसे बचपन से मिलने का शौक है. और मैंने इस तरह से अपनी सेविंग्स लगा के आपसे मिलने आया था और मैं पता नहीं कितने दिन ऐसे रहा था ये रहा था वो रहा था तो मैं आपसे मिल नहीं पाया. बहरहाल मैं अब यहाँ पे हार्वर्ड में पढ़ रहा हूँ. ये उस वक्त स्टूडेंट होता है. सॉरी ये प्रोफेसर जो बात लिख रहा है मुझे याद आ गया. ये उस वक्त स्टूडेंट होता है हार्वर्ड या कैम्ब्रिज या किसी यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होता है. तो ये कहता है जी मैं अपनी सेविंग सेविंग सब कुछ निकाल के इधर आया हूँ आपसे मिला हूँ.
मैं चाहता हूं कि जैसी मेरी डिग्री कंप्लीट हो आप मुझे मौका दें, मैं इसराइल में आके, आई वांट टू शिफ्ट बैक टू इसराइल, और मैं वहां जाके अपने मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। मैं फौज में लड़ना चाहता हूँ, किसी तरह से भी मैं हेल्प कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मुझे थोड़ा सा गाइड करते हैं। इस स्टूडेंट के साथ वो बड़ी लंबी मीटिंग होती है, प्रोफेसर नहीं अभी ये बना होता। तो वो जो रैबाई होता है वो उसको कहता है, खबरदार तुमने इसराइल आने की कोशिश की है। मैंने, जी क्या हो गया? डांटता उसको सख्ती से। कहता क्यों, क्या हुआ? कहता जंग में हर फौजी की अपनी अपनी एक पोस्ट होती है, और उसको उस पोस्ट पे रह के लड़ाई करनी होती है। सारे बंदे एक पोस्ट पे जमा हो जाएंगे तो लड़ाई हम नहीं जीत सकते। तुम्हारी ये पोस्ट है। तुमने ना सिर्फ ये डिग्री बहुत अच्छे तरीके से पास करनी है, तुमने यहीं पे टीचर की जॉब करनी है, और तुमने हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनने की कोशिश करनी है। कहता है क्यों? कहता सोचो, यहाँ पर पूरी दुनिया के लीडर्स के बच्चे पढ़ने आते हैं। आपको पता है हमारे भी सारे लीडर्स के बच्चे वहीं इन्हीं यूनिवर्सिटियों में पैसे दे के पढ़ते हैं। और बेनजीर ऑक्सफोर्ड से पढ़ी है, इमरान खान वहां से पढ़ा है, ये सारे आपको पता है ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, इधर जाने की पैसे खर्चते हैं यहीं। कहता है यहाँ पे पूरी दुनिया, और ये पूरी दुनिया के लीडर्स के बच्चे यहाँ यूनिवर्सिटी में आगे बढ़ते हैं। कहता है सोचो, कितने मुल्कों के चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे स्टूडेंट बन के निकलेंगे, और वो किस सोच के साथ वापस जाएंगे, जो सोच तुम दे दोगे। तो तुमने यहाँ रह के सबको सिखाना है कि इसराइल कितनी बड़ी गेम है। ये तुम्हारी पोस्ट है। अब मेरी बात समझ गए? सो यू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू डूइंग, गेट ए स्टार्स, गेट डिस्टिंक्शंस, बिकम समथिंग बिग, एंड वर्क फॉर योर नेशन। अब अजान शुरू हो गई है, हम यहीं पे इस्लाम की क्लास को क्लोज कर रहे हैं। अजान सुनते हैं और नमाज पढ़ के हम उर्दू की क्लास स्टार्ट करेंगे।